Sai Ram and God bless you all. Yes, धीरे धीरे अभी और बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्लीज 2 बजे से पहले 1 मिनट पहले क्लास में आ जाया कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम पिछली क्लास में क्या अध्ययन कर रहे थे। हम फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित रुबाइयां पढ़ रहे थे, समझ रहे थे और उनमें छिपा हुआ संदेश भी जानने का प्रयास कर रहे थे। एम आई करेक्ट? क्योंकि बीच में गैप हुआ है, बीच में गतिविधि चल रही थी हमारी, इस वजह से बीच में व्यवधान आया, गैप आया। वापस उसे कंटिन्यू करेंगे। आरंभ करें उससे पहले एक बात और आपको ये बता दें कि जैसे ही हमारा ये चैप्टर वाइज जो डिस्कशन है ये समाप्त हो जाता है, हम सैंपल पेपर डिस्कशन अब आरंभ करेंगे क्लास में, ठीक है। रचनात्मक लेखन, प्रिंट मीडिया और अभिव्यक्ति जनसंचार अथवा कार्यालयी हिंदी से जुड़ी हुई जो चर्चा है, जो रिवीजन है, वो हम सैंपल पेपर के तहत करेंगे। सभी सहमत हैं? सभी एग्री हैं, है ना? तो क्योंकि आपको भी समझ आएगा कि किस तरह के प्रश्न आएंगे, किस तरह से पूछा जाएगा। तो इट्स माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट कि सभी बच्चे 100% अब इस क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं, आने वाले एग्जाम्स के लिए, आने वाली परीक्षाओं के लिए अब हम अपने आप को पूरी तरह से एकाग्र करके अध्ययन आरंभ करेंगे। अध्ययन तो हम कर ही रहे थे, लेकिन अब हम एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि हमने अब तक जो समझा, हमने अब तक जो पढ़ा, जो जाना, उसे किस प्रकार से पूछा जा सकता है और उसका आंसर आपको किस तरह से देना है, इस बात पर अब हम अपनी एकाग्रता को लेकर आएंगे। क्लियर? ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग के द्वारा कोशिश कर रही हूँ कि आपको फिराक गोरखपुरी जी की रुबाइयां एक बार प्रेजेंटेशन दिखा सके, फिर जहां डाउट होगा फिर चर्चा करेंगे, लेकिन देखते हैं कि आवाज आती है या नहीं, ठीक है। तो आप में से कोई एक बच्चा मुझे बताए, नंदिनी आस्था, आप में से कोई एक बता दे कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं, और जो हम शेयर कर रहे हैं वह भी आपको सुनाई दे रहा है या नहीं, ठीक है। तो पहले तो ये बताएं कि स्क्रीन आपको दिख रही है? यस मैम। ओके, अब ये बताएं कि आवाज आ रही है अपने लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। यस मैम, आ रही है। बताइए, आ रही है आवाज? क्लियर है? यस मैम, आ रही है। ठीक है बेटा, बाकी लोग अपना माइक बंद करेंगे और आस्था आप अपना माइक ऑन रखिए। ये आंगन में खड़ी हुई है, कुछ पूछना हो तो बताइएगा, है ना, बीच में रोकिएगा। और किसको ले रखा है मम्मी? जो फिराक गोरखपुरी कवि है, उनकी कविता रुबाइयां पढ़ेंगे, उसका भावार्थ समझेंगे। तो बच्चों, रुबाइयां क्या है? रुबाइयां एक छंद है। इस छंद के माध्यम से कवि ने माँ और बेटे का जो सुंदरतम प्रेम है उसको प्रकट किया। वो बताते हैं कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, माने माँ अपने घर के आंगन में खड़ी हुई है और किसको ले रखा है उन्होंने? चांद के जैसा टुकड़ा, अर्थात अपने बेटे को, जो चंद्रमा के जैसा सुंदर को मानती है, उसके लिए चंद्रमा जैसे सुंदर जो है, उस ऐसे बेटे को लेकर के आंगन में खड़ी है
हाथों पे झुलाती है उसे गोद में। और क्या कर रही है उस बच्चे को अपने हाथों पर झुला रही है और उसे गोद में दबा रही है। माने प्रेम से कभी तो उसे गोद में दबा लेती है और कभी उसे हाथों पर झुलाने लग जाती है। रह रह के हवा में जो लोटा देती है। माने माँ बच्चे को क्या करती है कि कभी गोद में दबाएगी प्रेम से, कभी हाथ पर झुलाएगी और कभी उसे हवा में उछालेगी। तो हवा में कभी कभी जो लोटा रहती है माने उछाल देती है, गूंज उठती है खिलखिलाकर बच्चे की हंसी। माने जब बच्चे को हवा में उछाला जाता है तो ये खुश हो जाता है और खिलखिलाकर हंसने लगता है और उसकी किलकारी की आवाज से मानो पूरा घर गूंज उठता है। नहलाते चलके चलके निर्मल जल में माँ बच्चे को नहलाती है तो उस जल में नहला करके छलके क्यों गिराए, क्योंकि जब कोई बर्तन हो छोटे बच्चे को पानी में बैठा देते हैं तो ऐसे हाथ पैर मारता है और पानी गिरता है। तो मानो उस ऐसे निर्मल जल में उसे नहलाते हुए उलझे हुए केसों में कंघी करके, माने नहलाने के बाद क्या करती है कि उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुझको। माने बच्चा जब माँ कंघी करती होती है उसके सिर में तो कितनी प्यार भरी दृष्टि से अपनी माँ के चेहरे की ओर देखता है। जब होटलियों में है पिराने कपड़े, माने जब माँ उसे घुटने में दबा करके घुटनों के बीच में बैठा करके उसे कपड़े पहनाती है यानी तैयार करती है। यानी पहले तो माँ उसे पानी से नहलाती है, उसके बाद उसके बालों में कंघी करती है, फिर कंघी करते समय और कपड़े पहनाते समय बच्चा अपनी माँ को देखता है बड़ी प्यार भरी दृष्टि से। ऐसे ही माँ बच्चे को भी प्रेम भरी दृष्टि से देखती है। अब इस वाले रामायण में कवि ने त्योहारों का वर्णन किया है कि दिवाली की शाम घर में बुते और सजे। कि दिवाली की शाम को क्या होता है, दीपावली का जब त्योहार होता है तो लोग अपने घर को सजा कर रखते हैं, सारे साफ सफाई करते हैं। बुते क्यों बोला, क्योंकि पहले कच्चे मकान हुआ करते थे तो लोग पहले की बुताई वगैरह व्हाइट वॉश बोलते हैं जिसको, उसमें लग जाया करते थे। तो बोलते हैं कि दीपावली की शाम के समय मानो सबने अपने घर सजा रखे हैं, सबने साफ सफाई की हुई है, चीनी के खिलौने जगमगा के डाले, माने चीनी के बर्तन, चीनी माने खांड के बर्तन लोग लेकर आते हैं प्रसाद में, सब अपने घर में लाते हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम लाते हैं कि वो क्या करती है, रूपवती माने सुंदर, मुखड़े पर माने नरम होते हैं, एक कोमलता का भाव, हास्य का भाव या एक अच्छा जो चेहरे पर भाव है वो लेकर आते हैं। बच्चे कब लेकर आते हैं कि बच्चे के गले में जलाती है दिए। जब माँ बच्चे के द्वारा बनाए गए जो मिट्टी का छोटा सा घर है उसमें दीपक जलाती है तो वह दीपक जलाना भी, चीनी के बर्तन माने खांड के बर्तन लाना भी बच्चे के चेहरे पर एक हंसी का भाव ला देता है। और त्योहार में, दीपावली के त्योहार पर मानो बच्चे के चेहरे पर भी खुशी का भाव आ जाता है। जैसे दीपावली पे घर की रौनक बढ़ती है, ऐसे बच्चे की हंसी से उस रौनक में वो चार चांद हो जाते हैं। आंगन में ढूंढ रहा है चिड़िया है, माने ये तो बड़ी पुरानी कहावत है कि जैसे जब माँ कृष्ण के पीछे पीछे घूमती है और कृष्ण जिद करता है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले लूं, ऐसे ही इस माँ का बेटा भी क्या करता है कि आंगन में धुनक रहा है, माने आंगन में पैरों को पटकते हुए जोर से रखते हुए मानो घूम रहा है। बालक तो हुई चांद पे लग जाया है, माने किसी ये कर रहा है ये सब क्योंकि उसे चांद के ऊपर उसका बच्चे का मन आ गया है, अर्थात वो चंद्रमा को, आकाश में खुला चंद्रमा उसको प्राप्त करने की जिद में वो लगा हुआ है। दर्पण उसे देख दे रही है माँ, माने माँ क्योंकि बच्चे की माँ है इसलिए उससे ज्यादा होशियार है। तो माँ ने कितनी समझदारी की बात करती है, कितना दिमाग से काम लेती है। वो बताते हैं कभी कि जब बच्चा चंद्रमा को पाने के लिए जिद करता है तो माँ को ये बात पता है कि चंद्रमा को मैं लाकर उसको नहीं दे सकती, तो माँ क्या करती है, एक शीशा लेती है और बच्चे के हाथ में पकड़ा देती है और चंद्रमा की परछाई उस शीशे में दिखा देती है और कह देती है कि ये ले चांद जमीन पर उतर आया है, कि मानो चंद्रमा इस शीशे के माध्यम से जमीन पर आ गया है। लेकिन दोनों वहां हो सकते हैं या फिर कह लीजिए कि बच्चे का मुख शीशे में दिखा करके वो ये बताने की कोशिश करती है कि चंद्रमा अपनी जगह सुंदर है और मेरा बेटा मेरे लिए चांद से भी बढ़कर है, ये मेरे लिए धरती का चंद्रमा है। या फिर उस बच्चे को चंद्रमा की खिलौना देने के लिए उस शीशे में चंद्रमा की परछाई को उसको दिखा देती है और कह देती है कि देखो आईने में
दिखा करके कि चांद जमीन पर उतर आया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, माने त्योहार होता है हमारा रक्षाबंधन। वो कौन सा त्योहार है कि बहन भाई को राखी बांधती है और भाई भी उसकी आजीवन रक्षा करने का प्रण लेता है। तो उसके लिए बड़े अच्छे गवाही लिखा है उन्होंने, कहते हैं रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, माने रक्षाबंधन का त्योहार है, सुबह का समय है कि मानो चारों तरफ खुशियां हैं, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, कि आकाश में हल्की हल्की घटा छाई हुई है, क्योंकि यह त्योहार कब होता है, सावन में आता है और सावन मास में आकाश में बादल छाए रहते हैं। तो मानो आकाश में बादल छाए हुए हैं, रक्षाबंधन का त्योहार है, बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, कि जैसे बादलों के बीच में बिजली चमकती है, वैसे ही मानो जो रक्षा के सूत्र माने राखी का जो धागा है वह ऐसे ही बिजली की भांति चमक रहा है, भाई के भांति चमकती राखी, माने उस ऐसी बिजली के समान चमकती हुई धागे वाली राखी को बहन अपने भाई की कलाई में बांधती है, अर्थात भाई भी फिर उसको उपहार के रूप में मानो उसकी रक्षा करने का उसको वरदान देता है, प्रण लेता है और बहन भाई दोनों इस तरह से खुश होकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। इसके आगे वाली जो गजल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Is it clear to all? सुना सभी ने? आवाज आ रही? यस मैम। इतना अच्छा लगा कि सुन के स्पीचलेस हो गए या नींद ले ली बीच में? तो पता कर लो। क्रिकेट के दीवाने सिर्फ अरे ऑफ नहीं हुआ। अरे चलिए ठीक है, ओके यस, मुझे लगा कहाँ से आवाज आने लगी। ठीक है, सभी को भाव समझ में आया? अच्छा, जितना आपने सुना उसमें से क्या बात आपको समझ में नहीं आई, प्लीज पूछिए। मैम इसमें जो लास्ट है ना मैम, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई भाई के हैं बांधती चमकती राखी। मैम एक बार और समझा दीजिए। देखो, रस की पुतली यानी भावनाओं से भरी हुई, भावनाओं से भरा हुआ कौन है? बहन का हृदय। ठीक है, अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण, तरह तरह के भाव मन में संजोए, रसों से परिपूर्ण है। रस का मतलब है आनंद, भाव, प्रेम। ठीक है, तो जो बहन है उसका हृदय प्रेम से गदगद है अपने भाई के प्रति, तरह तरह के जो भाव है, जो प्यार है, जो भाई के प्रति जो सम्मान है, समर्पण है, उससे परिपूर्ण है। और घनघोर घटा छाई है। अभी जैसा आपने वीडियो में भी सुना, रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास में आता है, तो यह समय बादलों में घटाएं घिरने का और बारिश की यानी वर्षा की बूंदों के गिरने का होता है। घटाएं घिरती हैं और बूंदें धरती पर गिरती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर राखी के जो धागे हैं उन्हें क्या कहा गया? बिजली के लच्छे, जो क्योंकि उनमें जो भावनाओं की दमक है, जो चमक है, तो ये जो धागा हम चाहे रेशम का बांधें या हम, अब जैसे आजकल हम लोगों ने क्या एक ऐसा एक ट्रेंड जैसा बना लिया है, हम ये मान कर चलते हैं कि नहीं मुझे तो चांदी की राखी बांधना है, या हम है ना, भाई भी अपेक्षा करता है कि आप कौन सी राखी लेके आ रहे हो, बहन भी उम्मीद करती है या अभिलाषा करती है कि उसे गिफ्ट में क्या मिलने वाला है। लेकिन यदि आप रक्षाबंधन की जो परंपरा है, ये क्यों आरंभ हुआ ये त्योहार, ये जब आप जानते हैं, पढ़ते हैं, तो निसंदेह चाहे वो जो हम लोग कलावा जानते हैं, कलावे का जो धागा है, आटी जिसे आप बोलते हैं, अगर वो भी बांध दिया और अगर किसी बहन ने गरीबी के कारण अपने
दुपट्टे का, अपनी साड़ी का चीर, यानी उसको अपने साड़ी का एक टुकड़ा भी बांध दिया भाई की कलाई पर, तो निस्संदेह वह जो राखी है ये तो एक प्रतीक है। निस्संदेह राखी क्या है? राखी या रक्षा सूत्र बहन द्वारा भाई की कलाई पर बांधा जाने वाला एक कवच है, उसकी भावनाओं का एक कवच है जो भाई को तरह तरह की परेशानियों से बचाता है, ऐसा माना जाता है। भाई के माथे पर किया जाने वाला तिलक, किया जाने वाला टीका मात्र रोली या चंदन का टीका नहीं है। इस टीके में समाहित होती हैं बहन की सुंदर भावनाएं और शुभकामनाएं। मस्तक पर टीका करने का मतलब है आपके भाग्य को उज्जवल बनाना। हम भी पूजन के उपरांत जो टीका लगाते हैं उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। हमारी दोनों भवों के बीच जो स्थान है जिसे हम भ्रुकुटी कहते हैं, जब आप अपने आप लोगों को जब योग में सिखाया जाता होगा, हमारे शरीर में चक्र है, पढ़िएगा क्लास के बाद देखिएगा, तो अनहद चक्र है, आज्ञा चक्र है। तो जहां पर हम टीका लगाते हैं यहाँ भी चक्र है। इस स्थान पर चंदन का टीका, सामान्यतः चंदन का ही टीका लगता था। चंदन शीतल होता है, ठंडा होता है। उसकी बिंदी दो भवों के बीच लगाने का कारण होता है कि मेरे अंदर जो क्रोध है वह शांत हो जाए, मन में जो व्यग्रता है, जो उत्तेजना है वह शांत रहे। ठीक है। और महिलाओं को इसी वजह से बिंदी लगाने का नियम बनाया। जैसा अभी आप कोरोना काल में जान रहे हैं, हमारे कोई भी संस्कार, हमारी कोई भी परंपरा बेबुनियाद और अवैज्ञानिक नहीं है। पुरुष क्यों नहीं लगाते माथे पर बिंदी, महिलाएं ही क्यों लगाती हैं? क्योंकि महिलाओं को सामान्यतः करुणा, प्रेम, दया, धैर्य, इन गुणों को अपने अंदर लाना ही होता है। एक आपने पहले की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि एक लड़की को एक परिवार में जो संस्कार मिलते हैं, जैसा माहौल मिलता है, उसे विवाह के उपरांत एक अन्य माहौल में जाना पड़ता है। नहीं पता कि वैसा का वैसा माहौल मिलेगा या विपरीत मिलेगा। ऐसी स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखना, अपने क्रोध को काबू में रखना, तो जो ये चक्र है, जो ये स्थान है, यहाँ पर दबाव जरूरी है, यहाँ पर कंट्रोल जरूरी है ना। और आप जानते हैं यदि हमारा मन कंट्रोल में है तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और जब आपके दिमाग में डिसबैलेंस हुआ, आपकी सारी क्षमताएं, आपकी सारी काबिलियत एक तरफ हो जाएगी। आपने ज्यादा कुछ नहीं अपने परीक्षाओं में अनुभव किया होगा। यदि आप क्वेश्चन पेपर को देखकर ही घबरा जाते हो, पहले प्रश्न को देखकर ही घबरा जाते हो, तो 90% आंसर्स आपको आते थे, लेकिन आप हड़बड़ी में गलत कराते हो। बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ टेंशन, आप जब क्लासरूम से बाहर आते हो, एग्जाम रूम से बाहर आते हो, आपको तुरंत एहसास होता है, अरे ये मैंने गलत कर दिया, ये तो मुझे आता था। Without discussion with your friends, without seeing the answers in your copies and notebooks and books, आपको समझ आ जाता है कि I have done something wrong. क्यों हुआ वो गलत? क्योंकि आपका जो सोचने की क्षमता थी, बस वह हिल गई, वह अनियंत्रित हो गई। ठीक है। जैसा मैंने अभी कहा कि टीका लगाना यह भी एक प्रतीक है, हाथ पर राखी बांधना यह भी एक प्रतीक है। दोनों का तात्पर्य क्या है? प्रेम, दया
ममता, शुभकामना और भाई के यश की कामना। ठीक है, उसकी दीर्घ आयु, उसकी तरक्की, उसके सुखी जीवन की कामना। इज इट क्लियर? और बताओ, और कौन सी लाइन है फिर इसमें आगे? मैम चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। यस, ये मैं आपको, आप नहीं भी पूछते तो मैं आपको अवश्य बताती, क्योंकि आप में से मुझे बताएं कि किस बच्चे ने, आप में से किस बच्चे ने खांड के खिलौने देखे हैं? चीनी के, शक्कर से बने हुए, जिसे बताशा होता है ना, बताशे तो जानते हो? अंजलि भीड़ बोल रही है यस मैम। अंजलि बोल के बताएं, आपने खांड के खिलौने देखे? यस मैम। ये रक्षाबंधन को देते हैं उनको, हाथ में रखते हैं नारियल के साथ। हाँ? मैम उसको ना रक्षाबंधन पे ना नारियल रखते हैं हाथ में, उसको भी देते हैं, खाने के लिए देते कि पता नहीं। अच्छा मैम पर लाते हैं उसको घर में, पर हाथी घोड़े पता नहीं हाँ, अलग अलग शेप के ये होते हैं। पता, यस, ये मिठाई के डब्बे तो अभी चल गए बेटा, पहले तो गुड़ और खांड ही था। ठीक है, तो जो बताशे हैं उनमें कोई शेप नहीं है, वो गोल गोल ऐसे ही होते हैं ना, शेप है, सॉरी, खिलौने वाली शेप नहीं है। बताशे तो गोल गोल होते हैं, लेकिन कभी गुना जाने का अवसर मिले तो बताशा गली में जाइए और वहां पर आप खांड वाले खिलौने पूछिए, जिसने नहीं देखे हैं। ठीक है, तो खांड के खिलौने आते, खांड माने शक्कर, शक्कर के खिलौने आते हैं। अभी लाइट चली गई है, पता नहीं क्लास बंद ना हो जाए। तो शक्कर के जो खिलौने हैं वो रक्षाबंधन पर राखी के साथ लाए जाते थे, और भैया को गुलाब जामुन काजू कतली के बजाय खांड के खिलौने वही खिलाए जाते थे। और बड़े चाव से हम लोग, तो जब मैंने बचपन में खाए हैं तो खील और खिलौने, खील और खिलौने कहलाते हैं। खीले तो जानते हैं आप, दीपावली पर सबके घर में खीले आती होंगी। हाँ मैम, आती है ना, खील बतासे आते हैं ना। इस बार पापा से कहिएगा कि खील खिलौने बनाए, इस बार कहिएगा कि खील के साथ एक एक खिलौना भी लाए। ठीक है, तो जहां से खील मिलेगी वहीं खांड के खिलौने भी मिल जाएंगे। तो पहले हम लोग आपस में झगड़ते थे कि मुझे कौन सा खिलौना चाहिए, उसमें हाथी, बतख और पता नहीं क्या क्या, बहुत तरह, सूरज, चांद, ऐसी शेप में होती है वो शक्कर। तो खील खाते हैं एक हाथ से और दूसरे हाथ से थोड़ा सा वो खिलौना भी खा लेते हैं। तो फीकी फीकी खीलों के साथ मीठे मीठे खिलौनों का आनंद आता है। ठीक है, तो खांड के खिलौने, तो यहाँ ये बताया जैसे ना एक परिवार मध्यम वर्गीय है, ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं है, तो दीपावली, रक्षाबंधन, अच्छा अगर आपको पता हो ना त्योहार क्यों मनाए जाते थे, त्योहार मनाने के बहुत सारे कारण हैं, आप बचपन से निबंधों में लिखते आ रहे हो। लेकिन बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट एक कारण होता था कि जो परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहे होते थे, कम से कम कुछ विशेष दिनों में वो मुस्कुरा लें। जिनकी छोटी छोटी सी दुकानें हैं, जो छोटी छोटी सी जिसे बोलते हैं ना खोमचे लगाते हैं, खोमचा लगाना माने एक बहुत कम मात्रा में सामान ले जाकर बाजार में बेचना, रोज का लाना, रोज का बनाना, रोज का बेचना। तो जिनकी जिंदगी में रोज की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटती है, त्योहार के बहाने जो लोग पैसे वाले हैं वो खूब सारी शॉपिंग करें, और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या जो गरीब लोग हैं उनके घर में पैसे की आवक हो जाए, इस बहाने से खूब सारे दिए बिक जाए, तो एक गरीब के घर में त्योहार बन जाए, बताशे वाले के बताशे और खिलौने बिक जाए, तो एक दिन वो पूरी सब्जी बना के खा ले, है ना। बाजार में जो रुई और पाना रख के बेचते हैं, उनकी आज रुई और पाना बिक जाए तो आज उनके बच्चे भी पूरी सब्जी खाएंगे।
तो इसका महत्व वही जानता है जिसने अभाव देखा है। तो त्योहारों को इसमें लिखा है कि देखो, जब घर में दिया जल जाएगा, घर में खान के खिलौने आएंगे, तो चेहरे पर नर्म दमक आ जाएगी। नर्म दमक भावनाओं से, जैसे आंखें नम हो गई, अच्छा आज पूरी सब्जी बनी है, अच्छा आज पुए भी बने हैं। तो जिन घरों में अपार धनराशि है, रोज जिनकी दिवाली मनती है, उन्हें इस एक दिन की दिवाली का आनंद नहीं आएगा। उनके यहाँ तो रोज दिवाली है, उनके यहाँ तो रोज होली है, लेकिन जो इंतजार करते हैं कि साल भर में कब दीपावली आएगी तो पूरी सब्जी खीर बनेगी, उन घरों के लिए त्योहार विशेष मायने रखते हैं। त्योहार आर्थिक विषमता को मिटाते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मिटाते हैं। गरीब के घर में खूब सारा पैसा आ जाता है और अमीर की पॉकेट से निकलता है। चाहे हम पटाखे खरीदें, आप देखिएगा जो पटाखे खरीदते हैं तो वो क्या उनके पास उतना ही पैसा होता है जितना बेचने वाले के पास होता है? 5,000 10,000 के पटाखे कौन खरीदेगा? और पटाखे बेचने वाला 50,000 के पटाखे रख के बैठा है बस। और जो कस्टमर्स आते हैं वो एक एक व्यक्ति 10,000 के पटाखे खरीद के ले जाता है। उसने तो 50,000 कहीं से कर्जा लेकर दुकान जमाई है कि मेरे पटाखे बिकेंगे। 50,000 के अगर 70,000 भी हो गए तो मेरी दिवाली बन जाएगी। दिवाली क्या बन जाएगी? आने वाले कुछ एक महीने राशन पानी घर में आ जाएगा। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल्स। दिस इज ऑल्सो द रीजन कॉज व्हाई वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। तो ध्यान रखिएगा कि क्या फिर त्योहार आ रहा है, बाई चांस ये बात आ गई, जब भी मार्केट जाए तो कम से कम दिए बेचने वाले से, रुई बेचने वाले से मोल भाव ना करें। जब शोरूम पे जाते हैं, आप बहुत बड़े बड़े शोरूम पे जाते हैं, मॉल से आप अपनी ड्रेसेस खरीदते हैं, वहां आप 1 रुपए का भी मोल भाव नहीं कर पाते। 3,999 की ड्रेस 3,999 की ही लेकर आते हो, उससे आप ये भी नहीं कह पाते हो कि 3,990 काट लो। कह पाते हो? नहीं कह पाते हो, क्योंकि आपको तो एक डायरेक्ट बिल मिलता है और आप 3,999 के बजाय पूरे 4,000 दे के आते हो। और एक दिए बेचने वाले से कहते हो कि 20 रुपए के 20 नहीं, 20 रुपए के 30 दिए दो, जो उसने बड़ी मेहनत से दीपावली मनाने के उद्देश्य से बनाए। ठीक है? तो हम तो दीपावली मना ही रहे हैं। हमारी दीपावली मनाना तब सार्थक है जब हमारी वजह से किसी एक की दिवाली और बन जाए, ज्यादा की ना बने, किसी एक की दिवाली बन जाए। ठीक? और पूछो, और क्या सब है? मैम इसमें वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, वही कहा मैंने ना बेटा, वही यही बात यहाँ भी आ गई। रूपवती, हर घर की जो भी महिलाएं हैं, हर दिन वो अथक परिश्रम करती हैं, सुबह से शाम तक हो, रात तक, सोते सोते तक, फ्रिज में ये रखा क्या, ये बाहर तो नहीं रह गया, दरवाजा लगा क्या, सोते सोते भी उनको चैन नहीं होता। कंफर्म करती हैं कि रसोई में से सब सामान व्यवस्थित रख दिया क्या। उस महिला के चेहरे पर एक दिन श्रृंगार होता है। एक दिन का आशय है त्योहारों के दिन। जब त्योहार होते हैं तो वो सारा काम भी समेट लेती है और जल्दी से फिर समय निकालकर अपने रूप को संवारती है,
अपने पल्ले से पसीना नहीं पोंछती उस दिन श्रृंगार करती है और श्रृंगार करके फिर पूजन करती है। तो हमारे संस्कारों में है ये कि जब भी पूजन करनी है तो पहले तैयार हो। ये तैयार होने का कारण भी इसीलिए रखा बेटा। ऐसा नहीं है कि भगवान जी को आपको बहुत सुंदर देखना है। इसका कारण ये है कि आप खुद को देखकर आनंदित हो जाओ। एक दिन तो अपने आप को, अपनी सुंदरता को देखो और उस परम पिता परमेश्वर का आभार व्यक्त करो कि उसने आपको इतना सुंदर बनाया है। ठीक है, तो ये इसके पीछे का कारण है। कहा जाता है कि अच्छे से तैयार हो फिर पूजन करो। राइट, 16 श्रृंगार करो, पूजन करो विशेष त्योहारों पे। तो इसका रीजन सिर्फ यही है। इस बहाने घर का जो मुखिया भी होता है ना, वो सामान लाके दे देता है अपनी पत्नी को सजने का। उसे पता है कि उसे तैयार होकर पूजन करनी है। साल भर भले सुध न ले, दीपावली पर ले आते हैं, विशेष त्योहारों पर ले आते हैं एक साड़ी सुंदर सी और भी कुछ कुछ जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं। खुद नहीं लाते हैं तो कहते हैं बाजार चल के हमारे साथ चलो और ले लो, क्योंकि उन्हें पता है कि जब घर की महिला लक्ष्मी जिसे कहा जाता है, अगर वह तैयार होकर पूजन करेगी तो मेरे घर में बरकत होगी। इसके पीछे भी स्वार्थ छिपा होता है कि अगर वो तैयार होकर संवर कर खूब अच्छे से भगवान जी को मनाएगी तो मेरे घर में समृद्धि आएगी। इसीलिए चाहे मुखिया हो घर का, घर के बच्चे हो, घर की महिलाएं हो, सभी अपने आप को सुसज्जित करते हैं, नए कपड़े धारण करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने कपड़े पहनने से भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। इसके पीछे यही है कि इस बहाने बच्चों को नए कपड़े दिलाओ, इस बहाने सबके चेहरों पे नर्म दमक लेकर आओ। क्लियर? यही है एपिस्टेमिक अंडरस्टैंडिंग। जो लिखा है उसे तो समझो, जो नहीं लिखा है उसे समझो और डिस्कस करो। क्लियर? ठीक है, और कोई सवाल? नो? अच्छा ठीक है, हाँ है क्या, कोई सवाल है क्या? ये 2-3 ही चेहरे मुझे दिखते हैं बस, जिनके चेहरे पे मैं प्रश्न चिन्ह पढ़ पाती हूँ। शायद कोई सवाल हो, बाकी तो सब आराम से बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। अब मैं दिक्कत देने वाली हूँ। अब मैं आपका नाम चयन करके, क्योंकि कोर्स लगभग पूरा हो रहा है, अब हम चुनते हैं कि कौन किस किस को चयनित किया जाए। चलो, कोई और सवाल तो नहीं है यहाँ तक? रुबाइयाँ कंप्लीटेड। अब गजल आरंभ होगी, ठीक है, अगली क्लास में। अगली क्लास में हम फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित गजल। तो मेरा निवेदन है सभी से, गजल पढ़कर आइए, समझ कर आइए। कोशिश करेंगे कि आप ही लोग क्लास में एक्सप्लेन करो। डन? अब क्लास में शांति पाठ करूं क्लास में, उससे पहले एक काम, अब मैं क्या ना एक साथ नहीं डिवाइड कर रही काम। एक बार क्या मैंने सोचा कि ना एक साथ जब हम डिवाइड कर देते हैं ना, बीच में जब ब्रेक आ जाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है मामला। इसीलिए एक एक करके बच्चों का मैं चयन करूंगी और आपको अलग अलग क्लास में करने के लिए कार्य प्रोवाइड करूंगी, जो कुछ इस प्रकार है। आज का चयनित चेहरा है, बताओ कौन सा होगा, गैस करो। चलो, आप मुझे कितना समझते हो। चलो, मैंने ना कोई 2 नाम चुने हैं, बताओ मैंने कौन से 2 नाम चुने होंगे।
पक्का मैं बदलूंगी नहीं नाम, नाम मैं वही रखूंगी जो मैंने चुने हैं। मैं किसी की भी आवाज सुन के चेंज नहीं करूंगी। आप चाहो तो अच्छा ये करते हैं, मैं कागज पे लिखती हूँ जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कौन से लिखे हैं, ठीक है। अच्छा एक मैं क्या करता हूँ, मैं कैमरा बंद करके बोर्ड पर लिखती हूँ, आप नाम बोलो। मैंने कौन से नाम चयनित किए हैं। चलो बताओ, मैंने लिख लिया। जल्दी बताओ, इतना टाइम ना लो। बताओ जल्दी, हल्का सा दिखा भी होगा तो। कौन नहीं पता? नो अनुमान, इसका मतलब आप मेरे मन तक पहुंच ही नहीं पाते हो, मेरे मन तक पहुंचने में अभी भी असफल हो। ठीक है चलो, वो नाम है, यस बताओ आस्था, जल्दी बताओ, लास्ट एफर्ट। मैम एक नाम मेरा है। एक नाम तुम्हारा है, अच्छा। और बताओ, और बताओ। अंजलि, नंदिनी बताओ। मंजू जल्दी बताओ। आपके बोलने से नाम बदलेंगे नहीं, वो तो नाम तो मतलब मैंने लिख दिए, चयनित हो गए। शायद मानवी का। हाँ मानवी का है, अच्छा। पूनम? मैम शायद भूमिका। भूमिका, अच्छा ठीक है। बोर्ड पर नाम दिख रहे हैं आपको? कौन सा है बताओ नंदिनी। मैम शिफा और अंजलि भी। यस ठीक है, मैंने कहा था चेंज। शिफा है क्लास में? यस मैम। अंजलि भील है क्लास में? यस मैम। यस तो अब आप दोनों को ये काम है कि दोनों बच्चे कोई से भी अपने पसंद के 2 चैप्टर चुनकर गूगल फॉर्म बनाओगे। शिफा, काव्य के 2 चैप्टर चुनोगे आप, कोई से भी 2, ठीक है। उन चैप्टर के आधार पर आप गूगल फॉर्म बनाओगे आप, और अगली क्लास में शेयर करोगे गजल से पहले। एनी 2 मैम चैप्टर कोई यू भी विल दो। सेलेक्ट, कोई भी 2, यस मैम। और मिनिमम 10 क्वेश्चंस, मिनिमम 10। यस मैम। लेकिन काव्य के चयन करना है आपको, राइट। यस मैम। यस मैम। अंजलि भी, गद्य के, आप गद्य के कोई भी 2 चैप्टर चुनोगे, ओके मैम। और उन 2 चैप्टर को चुन के गूगल फॉर्म बनाओगे, और कम से कम 10 प्रश्न। मैम एक चैप्टर में से 10 क्वेश्चन की दोनों मिला के? दोनों मिला के 10 प्रश्न। ओके मैम। लेकिन शर्त यह है कि प्रश्न बहुत अच्छे हों, ठीक है। शिफा और अंजलि, अभी आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली क्लास नहीं चाहिए, अगली क्लास में एब्सेंट भी नहीं होंगे। इस तरह से हम अपने एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर को खूब अच्छे से पढ़ के समझ के, अभी मैंने आपको चॉइस दे दी, आप अपने पसंद का कोई भी चैप्टर चुन लीजिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। बाद में तो फिर जो हम चैप्टर देंगे, जब तक ये बात पूनम तक, नंदिनी तक, और आस्था तक, और हर्षी तक, मंजू तक, इन सब लोगों तक पहुंचेगी, तब तक फिर वो चैप्टर हो जाएंगे जो मैं दूंगी आपको। अभी आपके पास मौका है शिफा और अंजलि, अपने मैम। पसंद। हाँ बेटा। मैम चैप्टर बताऊं? सॉरी मैम चैप्टर बोलूं? मैंने नहीं, सिलेक्ट कर लिया। मत बताइए, मत बताइए ऑल ऑफ सडन। अच्छा चलो बता दो। मैम कैमरे में अपाहिज और शहर स्वीकारा है। ठीक है, बाकी सब बच्चे इन 2 चैप्टर्स को पढ़ के आएंगे, क्योंकि आपका टेस्ट होने वाला है, राइट। ओके शिफा, और भी आपको कोई क्वेरी हो ना तो आप मुझसे फोन पे पूछ लीजिएगा, ओके बेटा।
अंजलि, आपने चयन किए चैप्टर्स? मैम अभी तो नहीं किया मैंने। आप ठीक है, आप सिलेक्ट कर लीजिए। और सभी बच्चे अच्छे से पढ़ी चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 चैप्टर्स पता है, 2 का सरप्राइज टेस्ट है, ऐसे मान लो मत बताओ। तो सभी बच्चों का उस दिन टेस्ट होगा। तो पहले गूगल फॉर्म से आपका टेस्ट होगा, उसके बाद हम गजल पाठ पढ़ेंगे। क्लियर? चलिएगा शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। साई राम, गॉड ब्लेस यू ऑल। साई राम मैम। साई राम।